सबसे पहले आपका आता है, एक तो आता है लीगल पर्सन। लीगल पर्सन, इसमें आपके आते हैं, लीगल पर्सन के अंदर आपका आएगा कि लीगल पर्सन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। नेचर क्या होता है पर्सनालिटीज का, क्या कॉन्सेप्ट है, इनसे रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज हैं, ये हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट आता है इसमें लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब कौन कौन से हमारे लीगल राइट्स हैं और कौन कौन सी हमारी लीगल ड्यूटीज हैं। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना होगा कि लीगल राइट किसको कहते हैं, ठीक है। ड्यूटीज की डेफिनेशन क्या है, मतलब ड्यूटी किसको कहते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लीगल राइट्स के और कितने तरीके के ये होते हैं, मतलब क्या काइंड्स होते हैं लीगल राइट्स के, कितने प्रकार के लीगल राइट्स होते हैं। लीगल राइट्स और ड्यूटीज, इन दोनों के बीच में इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है आपको पोजेशन। पोजेशन में आपको पढ़ना है थ्योरीज ऑफ पोजेशन। पोजेशन कितने तरीके का होता है, मेनली दो प्रकार का पोजेशन होता है, पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ। फिर नेक्स्ट आता है ऑनरशिप। ऑनरशिप में की वही डेफिनेशन की ऑनरशिप कहते किसको है, किस प्रकार, कितने प्रकार इसके होते हैं और ऑनरशिप और पोजेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये आपको पढ़ना है। लायबिलिटी आपको पढ़नी है, लायबिलिटी रेमेडियल एंड पीनल लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट एंड विकेरियस लायबिलिटी। अच्छा, आपने ना टॉर्ट्स पढ़ा होगा, लास्ट वाले सेमेस्टर में पढ़ा था। मैं टॉट पढ़ाता हूँ। पढ़ा था ना टॉर्ट्स। जी। तो ये जो स्ट्रिक्ट और विकेरियस लायबिलिटी है ना, ये वहीं से है, टॉर्ट से, ठीक है। उसके बाद आपका है मेंस्रिया। मेंस्रिया आपने आईपीसी में पढ़ा था। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस भी आपने टॉर्ट्स में पढ़ा था। फिर है लॉ एंड जस्टिस, इसके अंदर आपको पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड सोवरेनिटी, मतलब स्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है या क्या उसका कॉन्सेप्ट है और सोवरेनिटी क्या होती है, ये हमें इसमें पढ़ना है। लॉ एंड मोरालिटी, ये मैंने जब आपकी रिवीजन क्लास हुई थी ना, तब वेरी शॉर्ट में थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको बताया था, लॉ एंड मोरालिटी के बारे में। और तब मैंने आपको ये भी कहा था कि जो डिटेल टॉपिक है वो आपका सेकंड सेम में आएगा। तो ये वही वाला टॉपिक है कि लॉ और मॉरल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, लीगल इन्फोर्समेंट कैसे होती है मोरालिटी की, या क्या लीगल इन्फोर्समेंट है मोरालिटी की, ये पढ़ना है हमें इसमें। और लास्ट में पढ़ना है सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर कितने प्रकार के सोर्सेज होते हैं, वैसे तो कई सारे सोर्सेज होते हैं लॉ के, बट मेन जो सोर्सेज हैं जूरिस्प्रूडेंस के अंदर वो केवल 3 सोर्स हैं लॉ के, कस्टम, प्रीसीडेंट एंड लेजिस्लेशन, ठीक है। ये हमारा सिलेबस रहेगा सेकंड सेमेस्टर के लिए, ठीक। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ में आपको सारा कुछ बता देती हूँ हर एक टॉपिक का। ठीक है मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, जैसे ये जी 9 हो गए, 9 टॉपिक हो रहे हैं, तो आप यूनिट करके बता हाँ दीजिएगा कि 5 5 5 5, मतलब 5 क्वेश्चन 20 नंबर वाला, वैसा करके बता दीजिएगा पिछली बार जैसे आपने बताया था, कि मतलब 8 और 9 अच्छा में से एक आएगा, 5 और 7 में से एक हम्म आएगा, ऐसे करके बता देना मैम आप, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा आगे ठीक को। ठीक है, मैं पहले आज आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्कूल्स का, ठीक है। उसमें आपने पढ़े थे जूरिस्ट, राइट। जैसे आपका एनालिटिक्स था तो उससे आपने ऑस्टिन पढ़ लिया, ठीक है, और बेंथम पढ़ लिया, और आपका केल्सन आ गया था एनालिटिकल स्कूल में, ठीक। इस तरीके से आपका डिवीजन था, क्योंकि पूरा जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था उसमें मेनली स्कूल्स ही इम्पोर्टेंट है, सारे स्कूल्स आपने पढ़े थे, ठीक है। लेकिन अब ये जो सेकेंड सेमेस्टर का जो जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस है, ये आपका आ गया है कॉन्सेप्ट बेस, ठीक है। यानी सेकेंड पार्ट जो है वो कंपैरेटिवली इजी है,
फर्स्ट वाले पार्ट के कंपैरिजन में। क्यों इजी है? क्योंकि यहाँ आपको जूरिस्ट के नाम याद नहीं रखने हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो लीगल पर्सन है, पहले वाला टॉपिक, ठीक है, यहाँ आपको थ्योरी पढ़नी है। अब ये नहीं याद रखना है कि लीगल पर्सन के बारे में किसने क्या बोला था, क्या नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपली बताना है लीगल पर्सन होता क्या है, कितने तरीके के पर्सन होते हैं, लीगल स्टेटस क्या होता है चीज़ों का, थ्योरीज क्या है लीगल पर्सनैलिटी के पीछे, इस तरीके से। तो अगर मैं आपको इसको मतलब मार्क्स वाइज अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं, तो देखो आपका 9 के 9 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये 9 टॉपिक हैं, लेकिन ये 9 नहीं है, ये एक्चुअली 10 और 11 टॉपिक इसमें से बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं कि पहले वाला टॉपिक लीगल पर्सन यानी कि पर्सनालिटी, एक ही टॉपिक है, ठीक है। सेकंड लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये भी एक टॉपिक है, लेकिन इससे भी वेरी शॉर्ट से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लीगल पर्सनालिटी से भी पूछे जाते हैं। फिर आता है, फिर नेक्स्ट आता है पोजेशन। पोजेशन जो है ये भी पूरा बड़ा अपने आप में एक फुल फ्लैश टॉपिक है और 20 मार्क्स के लिए ही है। लीगल राइट्स वाला भी 20 मार्क्स के लिए है, पोजेशन भी और पर्सनैलिटी भी। फिर लायबिलिटी, लायबिलिटी में कई सारे टॉपिक हैं। कई सारे टॉपिक कैसे हैं? जैसे आपका रेमेडियल एंड पीनल लायबिलिटी हो गया, मतलब रेमेडियल लायबिलिटी अलग है, पीनल लायबिलिटी अलग है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अलग है, विकेरियस लायबिलिटी अलग है, मेंसरी अपने आप में अलग टॉपिक है, नेग्लिजेंस अलग टॉपिक है। अब आप काउंट कर लो, 12 तो पहले ही हो गए थे, सॉरी 11, 12, 13, 14, 15, 16 टॉपिक ये बैठेंगे, 16 क्या और भी ज्यादा बैठेंगे, ठीक है। लॉ एंड जस्टिस, अच्छा लाइबिलिटी वाले पोर्शन से ना कोई एक ही लाइबिलिटी पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, वैसे तो है, पढ़ना तो है, पर इसमें से एक ही टॉपिक पूछा जाता है। एक टॉपिक में भी जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो कई बार पूछी जाती है विकेरियस लाइबिलिटी या पीनल लाइबिलिटी। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक लॉ एंड जस्टिस से रिलेटेड। यहाँ पे ये अगेन 2 टॉपिक हैं इस टॉपिक के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ठीक है, और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट ये भी अपने आप में अलग टॉपिक है। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड सोवरेंटी, ये एक टॉपिक है। फिर आता है लॉ एंड मोरालिटी, ये भी एक टॉपिक है और इसमें मोस्टली शॉर्ट में ही पूछा जाता है, ये लॉन्ग में नहीं पूछा जाता ना, ये 10 नंबर में आता है। फिर आते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ में 3 सोर्सेज यहां मेंशन किए गए। कस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, प्रीसीडेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, और लेजिस्लेशन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब सोर्सेज जो हैं वो तीनों ही इंपॉर्टेंट है और तीनों में से ही पूछा जाता है। आया समझ में थोड़ा बहुत सिलेबस? यस मैम। है ना? तो आपको लग रहा होगा कि सिलेबस में आपके 9 टॉपिक दिए गए हैं, बट एक्चुअल में ये 9 टॉपिक्स नहीं है, ये कम से भी कम 17-18 टॉपिक्स है, ठीक है। तो इस बार का जो सिलेबस है ज्यूरिस्प्रूडेंस का वो थोड़ा लेंथी है, पहले के कंपैरिजन में तो काफी लेंथी है। पहले इतने सारे टॉपिक्स नहीं थे, अब इस बार ज्यादा टॉपिक है, लेकिन इजी है इस बार। इजी क्यों है कि आपको ये दिमाग में नहीं रखना कि इस वाले जूरिस्ट ने ये बोला था, उस वाले ने ये थ्योरी दी थी, इसने ये कहा था, फिर दिमाग में वो जो पिछली बार आपके जो दिमाग में वो खिचड़ी बनी थी ना, वो इस बार नहीं होने वाला, क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है। और सिंपली जैसे अब बाकी सब्जेक्ट्स के टॉपिक आपको याद रखने होते हैं ना, वैसे ही इसको याद रखना, और याद नहीं भी रहते तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप पेपर कर दोगे, ठीक है। ओके मैम। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, मतलब अभी तो खैर मैं आपको हर एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन ही दूंगी, बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, पर जब हम क्लास शुरू करेंगे टॉपिक वाइज तो हम पीछे से शुरू करेंगे। मतलब
सोर्सेज ऑफ लॉ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका कस्टम आएगा, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन, ये तीनों चीजें हम पहले करेंगे, बाकी के टॉपिक उसके बाद करेंगे। ये पहले क्यों करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्कूल्स पढ़े थे फर्स्ट वाले जूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है। अब विचारधाराएं खत्म हो गई, स्कूल खत्म हो गए, तो अब हमें क्या जानना है कि भाई जूरिस्प्रूडेंस के अंदर सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होता है। सोर्सेज पता होंगे तब आगे के टॉपिक पे हम ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो अब जैसे सबसे पहले हमारा आता है, पहला टॉपिक ही है लीगल पर्सन। लीगल पर्सन में क्या करना है, देखो लीगल पर्सन होता क्या है, पर्सन जो वर्ड है ना, ये एक लैटिन शब्द से डिराइव्ड हुआ है। नोट कुछ नहीं करना है, लिखना कुछ नहीं है, बस समझ लो। लेटेंट टर्म से कैसे डिराइव्ड हुआ है कि लेटेंट वर्ड था एक पर्सोना, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता था, मास्क। पुराने टाइम में एक्टर्स ना डिफरेंट रोल्स प्ले करते थे, तो क्या करते थे, किसी भी ड्रामा में जब रोल प्ले करते थे तो वो एक मास्क अपने फेस पे पुट ऑन करते थे, ठीक है, उसको बोला जाता था पर्सोना। धीरे धीरे 6th सेंचुरी तक यही रहा, पर्सोना का मतलब मास्क से रिलेटेड ही रहा। बट धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, इसका ये जो शब्द है ये एक लिविंग बीइंग के लिए यूज होने लगा, ठीक है, इसका सेंस चेंज हो गया, एक ऐसे लिविंग बीइंग के लिए यूज होने लगा जिसके पास राइट्स है और ड्यूटीज है। पर्सोना वर्ड यानी कि एक ऐसी एंटिटी जो राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों को के एट्रीब्यूट्स अपने पास रखती है, उसको पर्सोना कहा जाने लगा। अब ये जो पर्सन है, ठीक है, पर्सन जो होता है दो तरीके के होते हैं, आप सबको पता है, एक होता है नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन के अंदर कौन आता है, ह्यूमन बीइंग आते हैं। ह्यूमन बीइंग जो अपने राइट्स और ड्यूटीज दोनों को होल्ड कर सकते हैं, दोनों को पजेस कर सकते हैं, उसको ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, यानी कि जो नेचुरल पर्सन होते हैं, केवल एक ही एंटिटीज के अंदर आते हैं ह्यूमन बीइंग नेचुरल पर्सन के अंदर। ये पर्सन इन फैक्ट और पर्सन इन लॉ दोनों की ही एट्रीब्यूट्स अपने अंदर धारण करते हैं, मतलब पर्सन इन फैक्ट भी होते हैं और पर्सन इन लॉ भी होते हैं। पर्सन इन फैक्ट मतलब नेचुरल पर्सन हो गए, और पर्सन इन लॉ मतलब लीगल पर्सन भी होते हैं, ठीक है। लीगल पर्सन जो होते हैं दूसरे तरीके के होते हैं लीगल पर्सन। लीगल पर्सन जो होते हैं, लीगल पर्सन रियल या इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ना, इनके ये एक तरीके से पर्सन इन लॉ होते हैं, पर्सन इन फैक्ट नहीं होते, पर्सन इन लॉ होते हैं। मतलब ये जुरिस्टिक हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं, मोरल हो सकते हैं, या फिक्टिशियस हो सकते हैं। मतलब ये जो है इनके पास भी कुछ राइट्स होते हैं लीगल पर्सन के अंदर। सीधे शब्दों में कहूं कि लीगल पर्सन वो पर्सन होते हैं जिनको कि लॉ के थ्रू रिकॉग्निशन दी गई है एज अ पर्सन, उनको हम लीगल पर्सनालिटी या लीगल पर्सन कहते हैं। जैसे आपका कॉरपोरेशंस हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, फंड हो गए, या एस्टेट हो गए, या चैरिटेबल फंड्स हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, लीगल पर्सनालिटी होती है, लीगल पर्सन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है कितने तरीके के होते हैं लीगल पर्सन, तो ये मैंने आपको बता दिया, दो तरीके के होते हैं, पर्सन इन फैक्ट एंड पर्सन इन लॉ। अब उसके बाद आता है थ्योरीज, इसको मैं डिटेल में नहीं करा रही हूँ, हालांकि ये बहुत बड़ा है, इसके बीच में कॉरपोरेशंस को लेके एक पूरा टॉपिक है, पर्सनालिटी को लेके अलग है। तो थ्योरीज क्या होती है, थ्योरीज भी यहाँ पे जो मेंशन की गई है ना, थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनालिटी के अंदर थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी दी हुई है, ठीक है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की क्या थ्योरीज होती हैं, तो थ्योरीज है जैसे कि एक फिक्शन थ्योरी है। फिक्शन थ्योरी ये कहती है कि जो कॉर्पोरेशंस हैं वो केवल और केवल फिक्टिशियस होते हैं, कोई रियल पर्सन नहीं होते, इसलिए ये केवल एक लीगल फिक्शन है, ठीक है। रियल पर्सनालिटी ये नहीं होती है, लॉ ने सिर्फ इनको रिकॉग्नाइज कर दिया है, एक फिक्शन में है, इसलिए इसको फिक्शन थ्योरी बोला जाता है। इसको प्रोपाउंड किया था सेवनी ने, सामन ने, कैल्सन ने, हॉलैंड ने, ये सब इसके प्रोपाउंडर हैं। मतलब कॉर्पोरेशंस आर मेयर फिक्शंस, और इसके अलावा कुछ भी कॉर्पोरेशन नहीं होते हैं, ये केवल और केवल लॉ की एक क्रिएशन है, इनकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इसलिए ये सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी कॉर्पोरेशंस की नहीं होती है, बल्कि जो हेड होता है उसकी होती है।
फिर दूसरी थ्योरी यहाँ पे आती है रियलिस्ट थ्योरी। रियलिस्ट थ्योरी के जो मेन एक्सपोनेंट हैं वो है डॉक्टर जिर्क। वो क्या कहते हैं कि जो कॉरपोरेशन है वो रियल पर्सन है। फिक्शन थ्योरी में तो फिक्शन बता दिया कॉरपोरेशंस को, रियल थ्योरी में रियल पर्सन माना है। हालांकि इसकी जो रियलिटी है वो साइकिक होती है, बट ये रियली में एग्जिस्टेंस करते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, इसीलिए स्टेट के थ्रू ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आती है ब्रैकेट थ्योरी। ब्रैकेट थ्योरी ये कहती है, इहरिंग ने इसको दिया है कि भाई जो ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी होती हैं वो केवल एक तरीके से एक सिंबल होती हैं, ताकि कॉरपोरेशन की जो वर्किंग है उसको फैसिलिटेट किया जा सके। और कॉरपोरेशन के अंदर जो पर्सन्स होते हैं ना, मतलब जो काम करने वाले होते हैं, उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एक्चुअल में रियल पर्सन होते हैं। बाकी तो कॉरपोरेशन एक तरीके से सिंबल है, एक्चुअल वर्क तो उसके एम्प्लॉयज करते हैं ना, इसलिए कॉरपोरेशंस को इन्होंने सिंबल माना है, ये ब्रैकेट थ्योरी कहती है। नेक्स्ट है कंसेशन थ्योरी। कंसेशन थ्योरी ये कहती है कि ठीक है, कॉरपोरेशन जो है, चाहे आप इसको कुछ भी मानो, फिक्शन मानो, इमेजिनरी मानो, कुछ भी मानो, बट इसका ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करता है कॉरपोरेशन। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि इसको स्टेट के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक, ये थ्योरी ये कहती है कि भले ही चाहे जो आपकी जो कॉरपोरेशन है वो फिक्टिशियस हो, वो इमेजिनरी हो, कुछ भी हो, बट हम उसको रियल ही मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि एटलीस्ट स्टेट उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए उसको स्टेट के थ्रू रिकॉग्निशन दी जाती है। ये कहते हैं कि ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है, बल्कि ये जो कॉरपोरेशंस है या जो ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटीज है ना, ये लॉ की ही एक क्रिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन क्रिटिसाइज किया गया है वो स्टेट के ऊपर किया गया है। स्टेट के ऊपर कैसे किया गया है कि ये कहते हैं कि जो कॉरपोरेशन है वो इसलिए उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है क्योंकि स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करता है ना। स्टेट भी क्यों रिकॉग्नाइज करता है? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ ओवर एम्फेसाइज कर दिया गया है स्टेट की डिस्क्रिशनरी पावर पर। स्टेट अगर चाहे तो उनको रिकॉग्नाइज करे और चाहे तो ना करे। ये कंसेशन थ्योरी है। पर्पस थ्योरी। पर्पस थ्योरी ब्रिंच ने दी। पर्पस थ्योरी ये कहती है कि जो कॉरपोरेशंस होते हैं ना, उनको एक पर्टिकुलर पर्पस को मीट करने के लिए ही पर्सन माना जाता है। मतलब पर्सन उनको इसलिए माना जाता है, पर्सन की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है, ताकि उनका जो एक स्पेसिफिक पर्पस है वो फुलफिल हो सके, और जैसे ही वो पर्पस फुलफिल हो जाता है फिर उनको पर्सन नहीं माना जाता है। ये पर्पस थ्योरी कहती है। तो ऐसे इसकी ये थ्योरीज दी गई हैं लीगल पर्सन की। समझ में आया थोड़ा बहुत लीगल पर्सन? ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया, डिटेल में जब टॉपिक करवाऊंगी तब बताऊंगी। कुछ कुछ हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? यस मैम। हाँ जी मैम, यस मैम। जी, अब ये वाली जो थ्योरी है ना, जो मैंने बताया, पर्पस थ्योरी हो गई, फिक्शन थ्योरी हो गई, कंसेशन थ्योरी हो गई, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ना वेरी शॉर्ट में से इन थ्योरीज को ही पूछा जाता है कि व्हाट इज पर्पस थ्योरी या व्हाट इज रियलिस्टिक थ्योरी, ऐसे करके, इसलिए ये वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नेक्स्ट आता है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। सेकंड टॉपिक यही है ना, राइट्स एंड ड्यूटीज। तो देखो राइट्स क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लीगल राइट्स की। लीगल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि स्टेट के थ्रू या लीगल जस्टिस के थ्रू प्रोटेक्ट किए जाते हैं। मतलब राइट्स जो है एक तरीके से ऐसा इंटरेस्ट है जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द स्टेट या बाय द लीगल जस्टिस, उसको हम बोलते हैं लीगल राइट्स। मोरल या नेचुरल राइट्स जो होते हैं उनको बाय रूल ऑफ मोरालिटी प्रोटेक्ट किया जाता है। रूल ऑफ जस्टिस के थ्रू प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, स्टेट के थ्रू प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि
कि मोरालिटी के थ्रू उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जो मोरल राइट्स होते हैं। लीगल राइट्स को स्टेट के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। लीगल राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि लीगल राइट्स जो होते हैं ना, ये अपने आप ही पर्सन में वेस्टेड होते हैं, ठीक है। किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट इनको अवेल किया जाता है। अगर कोई भी एक्ट होता है या ओमिशन होता है राइट्स का, तो उन पनिशेबल किया जाता है कि भाई आपका कोई लीगल ड्यूटी थी या लीगल राइट था, आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो फिर जिसने भी वायलेट किया है आपका लीगल राइट, उस पे पेनल्टी लगेगी स्टेट के थ्रू। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके साथ ही अब क्योंकि मैं लीगल राइट की बात कर रही हूँ तो ड्यूटी भी आती है। क्यों आती है? क्योंकि लीगल राइट और ड्यूटी यानी राइट्स एंड ड्यूटीज जो होते हैं ये आपस में कोरिलेटेड होते हैं। एक पर्सन का राइट है तो दूसरे पर्सन की ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका राइट है कि मैं आपको पढ़ाऊं, ठीक है, और मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको पढ़ाऊं, ठीक है। आपका तो राइट एग्जिस्ट कर रहा है मेरे उसमें, और मेरी ड्यूटी है आपके फेवर में, ठीक है। तो राइट्स और ड्यूटीज क्या हो गए? एक दूसरे से कोरिलेटेड हो गए। मतलब ड्यूटी हम किसको कहेंगे? ड्यूटी एक ऐसा एक्ट है जो कि दूसरे पर्सन को करना चाहिए, और अगर कोई अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है, लीगल ड्यूटी यदि फुलफिल नहीं कर रहा है, तो पेनल्टी इंपोज हो जाएगी, ठीक है। मोरल ड्यूटी नहीं। जैसे राइट दो तरीके के होते हैं, एक लीगल राइट होता है और एक मोरल राइट होता है। लीगल राइट स्टेट के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है, मोरल राइट मोरालिटी के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। सेम वैसे ही ड्यूटीज होती हैं। ड्यूटीज भी मेनली दो तरीके की होती हैं, मॉरल ड्यूटीज और लीगल ड्यूटीज। मॉरल ड्यूटी अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो कोई पेनल्टी इंपोज नहीं होगी, बट अगर लीगल ड्यूटी का इंफ्रिंजमेंट होता है तो स्टेट के थ्रू पनिश किया जा सकता है। तो अब कितने तरीके की होती हैं ये ड्यूटीज? दो तरीके, कई सारे इसके टाइप्स हैं। पहला आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटीज। पॉजिटिव ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी ड्यूटी करनी थी, ठीक है। मतलब आपको ये कहा गया है कि आप जो है ये एक्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ड्यूटी जो है वो पढ़ने की है ना। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपकी लीगल ड्यूटी क्या बनती है कि आप पढ़ाई करो। तो ये हुई पॉजिटिव ड्यूटी। दूसरी साइड, अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि भाई देखो आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है, चीटिंग नहीं करने की आपकी ड्यूटी है, तो चीटिंग नहीं करनी है। इट मीन्स कि मैं जो हूँ, I forbear you from something, I forbear you from doing any something, ठीक है। मतलब मैं कुछ काम करने से आपको प्रोहिबिट कर रही हूँ या रोक रही हूँ। तो जो प्रोहिबिशन लगता है वो निगेटिव सेंस में बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आता है इनका प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी। प्राइमरी ड्यूटी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, सेकेंडरी ड्यूटी उससे रिलेटेड होती है। मतलब सेकेंडरी ड्यूटी प्राइमरी ड्यूटी से रिलेटेड होती है, प्राइमरी ड्यूटी पे डिपेंडेंट होती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी जो प्राइमरी ड्यूटी है वो ये है कि आप किसी दूसरे पर्सन को इंजरी नहीं करेंगे, प्राइमरी ड्यूटी है। सेकेंडरी ड्यूटी क्या होगी? अगर बाय चांस सामने वाले पर्सन को इंजरी कोज हो जाती है तो अब आपकी सेकेंडरी ड्यूटी बनती है कि आप उसको कॉम्पनसेशन पे करो, ठीक। ये हो गया आपका ड्यूटीज का टाइप्स। फिर इसमें आपका आता है लीगल राइट्स, कि लीगल राइट्स कितने तरीके के होते हैं। ड्यूटीज और भी कई प्रकार हैं, बट उनको हम जब डिटेल में करेंगे तब देखेंगे। लीगल राइट्स भी कई तरीके के होते हैं। परफेक्ट राइट्स होते हैं, इम्परफेक्ट राइट्स होते हैं। परफेक्ट राइट्स क्या होते हैं? जिनके साथ परफेक्ट ड्यूटी होती है, ठीक है, यानी कि जिनको अगर आप नहीं, अगर आपके राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो फिर लॉ के थ्रू उनको इन्फोर्स कराया जा सकता है। इम्परफेक्ट राइट्स क्या होते हैं कि वो इलीगल तो नहीं होते हैं, बट उनका टाइम पीरियड निकल गया इन्फोर्स कराने का, और आप उनको इन्फोर्स नहीं करा सकते, मतलब टाइम बार्ड वो हो चुके हैं, उनको इम्परफेक्ट राइट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टाइम बार्ड डेप्ट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने किसी को डेप्ट दिया
जो डेप्ट है वो वापस नहीं कर रहा है, तो मान लो 2 साल या 3 साल के अंदर अंदर आपको कोर्ट में सूट फाइल करना होगा, और आपने वो नहीं किया, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आपका डेप्ट नहीं है, डेप्ट तो है, लेकिन अब आप कोर्ट के थ्रू उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हो, बिकॉज वो जो एक लिमिटेशन पीरियड थी वो खत्म हो चुकी है, वो बार हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट राइट्स। वो अब अपनी मर्जी से आपको दे दे तो दे दे, कोर्ट के थ्रू अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर सेम वैसे एक राइट इन रेम होता है, एक राइट इन पर्सोनम होता है। राइट इन रेम जो कि पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट आपको मिला हुआ होता है, और राइट इन पर्सोनम जो कि आपका पर्सनल राइट होता है, जैसे मैरिज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये क्या राइट होते हैं, कैसे राइट्स होते हैं, पर्सनल राइट्स होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज के बीच में हुआ, उससे किसी बाहर वाले का लेना देना नहीं है। राइट इन रेम पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट हो गया, जैसे मान लो किसी ने क्राइम कर दिया तो आपका राइट है कि आप उसको पनिशमेंट दिलाओ, तो वो राइट इन रेम हो गया अगेंस्ट एवरीवन, ठीक है। सेम वैसे ही प्रोप्राइटरी राइट्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। पर्सनल राइट्स होते हैं जो कि आपकी पर्सनल चीजों से पर्सनल लॉज से रिलेटेड होते हैं, जैसे मुस्लिम लॉ हो गया, हिंदू लॉ हो गया, इस तरीके से। फिर इसकी भी थ्योरीज हैं, लीगल राइट्स की थ्योरीज क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आता है राइट्स एंड ड्यूटी से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। एक तो थ्योरीज के ऊपर पूछा जाता है, एक काइंड्स ऑफ राइट्स के ऊपर पूछा जाता है। जैसे मान लो वेस्टेड और कंटिजेंट राइट्स आपसे पूछे जाने हैं तो शॉर्ट में पूछ लेगा। और शॉर्ट में एक तो जो अभी मैंने आपको बताया ना, राइट इन रैम, राइट इन पर्सोनम, ये तो हर बार पूछा जाता है कि व्हाट इज राइट इन रैम या व्हाट इज राइट इन पर्सोनम, इस तरीके से। दूसरा से पूछी जाती है थ्योरीज ऑफ लीगल राइट्स। तो यहाँ पे 2 थ्योरी हैं लीगल राइट्स की, केवल 2, विल थ्योरी और इंटरेस्ट थ्योरी, जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। विल थ्योरी आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट होता है ये ह्यूमन विल से डिराइव्ड होता है, इसलिए इसको विल थ्योरी बोला जाता है। ऑस्टिन और होलैंड ने इसको दिया है। इंटरेस्ट थ्योरी इसको प्रोपाउंड किया गया है एहरिंग के द्वारा। ये मेनली बेनिफिट से रिलेटेड होती है। Sorry, राइट इन पर्सोनम और राइट इन पर्सोनम जो राइट थ्योरी इन है रैम उसमें केवल जी। रैम, इसमें केवल एक लाइनर, मतलब इसको लिखेंगे कैसे इतना बड़ा? अभी मैं राइट आपको ना, अगेन होल वर्ड। हाँ मैं बताती हूँ, एक वर्ड में नहीं एक्चुअली। ये जो आपसे पूछा जाता है ना, ये 4 नंबर में पूछा जाता है, राइट इन पर्सोनम एंड राइट इन रेम। अभी तो मैं एक एक लाइन में सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जब आप जूरिस्प्रूडेंस की बुक खोलो तो आपको ये ना लगे कि अरे हम क्या पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। बाकी का इसको मैं डिटेल में आपको जब टॉपिक शुरू होगा तब इसमें डिटेल में बताऊंगी। मैम ये बुक कौन सी करनी पड़ेगी? बुक जो पहली थी फर्स्ट में आपने कौन सी खरीदी थी, परांच पे ली होगी ना? हाँ जी, हाँ पर जी। आज पे ली थी, सही किताब वही है। है, वही है। आपको जिसने जो भी ले ली, मतलब प्रांच पे ली हो, अवतार सिंह ली, जिसने जो भी ले ली पहले सेमेस्टर में, चेंज करने की जरूरत नहीं है, वही बुक आपको पढ़नी है इस सेमेस्टर में भी, ये तो उसी में ठीक बचा है। हुआ जो पोर्शन है इसमें आएगा। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो बचा हुआ पोर्शन है ना, जिसमें आप बोलते थे इतनी मोटी बुक है, सारे टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये इसीलिए आउट ऑफ सिलेबस थे कि अब ये वाले टॉपिक आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। जो कॉलेज ठीक से है। सिलेबस मिला था उसमें भी हो गए। जी मिल रहा है मैम, टॉपिक डायरेक्ट मिल रहे हैं, आप जो बता रही हैं बुक में मिल रहे हैं, वो हम टिक कर रहे हैं जैसे आप बताते जाइए। पिछली बार भी सारे टॉपिक्स हैं जी जी हाँ जी जी। जी। सब कुछ बुक में है, मैं अभी तो बुक से ही पढ़ाती हूँ, मैंने खुद थोड़ी ना कोई जूरिस्प्रूडेंस लिखी है। मैम पिछली बार ठीक है आपने सही टिक कराए थे जी। तो वो उतना ही पढ़ा था, पूरी बुक नहीं पढ़ी थी, लेकिन जो जो आपने 2-2 3-3 4-4 पेज पढ़ाए थे वही पढ़े, उनसे पेपर मिल गया था पूरा। तो अभी भी आप ऐसे ही बता दीजिएगा पूरा क्योंकि बुक तो बहुत ज्यादा है। अब मैं क्यों बताऊं, मैंने आपको पिछली बार ये कहा था आप मुझे पेपर भेज देना, किसी ने भी मुझे पेपर सेंड नहीं किया। व्हाट्सएप नंबर नहीं है, अभी भेज दूंगा मैं आपको। चलिए कोई बात नहीं। हाँ मैडम मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल। मैडम ये रहा है कि जैसे ना 4th सेमेस्टर है, जो 4th सेमेस्टर वाले हाँ ना उनका ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप पे हाँ वो लोग टॉपिक शेयर करते हैं,
और आपस में हाँ, डिस्कशन और करते हैं, ऐसा हमारा नहीं बना हुआ। बिल्कुल आप लोग बनाओ ना। उन्होंने तो अपन ऐसा नहीं है कि को कॉलेज ने उनको बना करके दिया है, उन्होंने खुद बनाया। इवन दो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी करी हुई है जो मुझे अच्छी लगी उनके ग्रुप में, उन्होंने हर सब्जेक्ट का ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे फोर्थ सेमेस्टर में सपोज मैं इन्वायरमेंटल लॉ ले रही हूँ तो इन्वायरमेंटल लॉ का अलग ग्रुप है, उसमें उस पर्टिकुलर टीचर को भी ऐड किया हुआ है। तो अब वहां क्या होता है कि मैंने जो भी पढ़ा है, अगर मुझे कुछ भी शेयर करना है तो मैं केवल उसी ग्रुप में डाल दूंगी जो मेरा सब्जेक्ट से रिलेटेड है। उसमें वो अब फालतू के डिस्कशन नहीं करते हैं, बस जो मेन उनको जो भी डाउट लगता है वो आपस में पूछ लेते हैं, नहीं तो सीधा फैकल्टी से कांटेक्ट कर लेते हैं ग्रुप के थ्रू ही। तो आप भी सेम वैसे ही कर लो, कुछ भी भेजना होगा या आपस में अगर आपको कुछ भी अच्छा मटेरियल मिलता है तो वो सब्जेक्ट वाइज ऐसे उन्होंने बनाए हुए हैं, पांचों सब्जेक्ट का ग्रुप, तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। वो उन्होंने कॉलेज से बना के नहीं दिया है, खुद ही उन्होंने बनाया है। मैडम हम कर लेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। है ना, वो पहले सेमेस्टर से ही ऐसा कर रहे हैं। मैं जानता हूँ और मैडम, ये क्योंकि मैं एक्चुअली उसी ग्रुप जी का था, लेकिन मैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से मैं एग्जाम दे नहीं पाया था। हम्म लेकिन वो मेरे पास, मैं अभी भी उस हम्म। ग्रुप का हिस्सा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो चलिए वेरी गुड। तो यहाँ वो हम्म, चीज हम लोग अभी नहीं कर पाए, लेकिन हम अब कर लेते हैं इस चीज को। है ना, हाँ, क्योंकि वो कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं था। नहीं नहीं, लेकिन वो बहुत ऑफिशियली एक्टिव तो है मैडम उन्होंने वो ग्रुप। जी जी एक्टिव है वो, बहुत सही बात है, एक्टिव है वो। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक है। जी अच्छा। हाँ तो अच्छा, देखो लास्ट वाले में ना जो आप बोल रहे हो कि मैंने एक एक दो दो टॉपिक बता दिया था, मैं इसमें भी बताऊंगी, पर क्योंकि इसका सिलेबस बड़ा है तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यह सिलेबस आपका लेंदी है। अच्छा, तो थ्योरीज आपकी हो गई लीगल राइट्स की। फिर अब आप आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, ओनरशिप। ओनरशिप ही आता है ना, पोजेशन आता है, चलो कोई नहीं, पहले ओनरशिप देख लो। ठीक है, देखो ओनरशिप जो है, ओनरशिप कहते किसको है? देखो ओनरशिप एक तरीके से एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन अ पर्सन एंड एन ऑब्जेक्ट फॉर्मिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज ओनरशिप। मतलब एक एक तरीके से एक ऐसा रिलेशन होता है एक पर्सन और एक ऑब्जेक्ट के बीच में, और ऑब्जेक्ट भी कैसे, जिसके सब्जेक्ट मैटर को वो खुद ऑन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनका खुद का वो ऑब्जेक्ट है या खुद का वो सब्जेक्ट मैटर है, उसकी जो उसका जो ओनरशिप है वो उनके पास है। टाइटल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ओनरशिप की बात कर रही हूँ। ठीक है, टाइटल और ओनरशिप दोनों अलग अलग होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कोई भी चीज जो जिसको कि आप होल्ड कर रहे हो, मतलब आप उसके ओनर हो। ठीक है, तो ओनरशिप एक ऐसा राइट है जो कि आपको अगेंस्ट द वर्ल्ड मिलता है। अगेंस्ट द वर्ल्ड मिलता है मतलब ये क्या है? राइट इन रैम, जो अभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि राइट इन रैम कैसे होगा। राइट इन रैम मैंने आपको बताया था ना कि जो अगेंस्ट द वर्ल्ड आपको मिलता है, पूरे यूनिवर्सल के अगेंस्ट में आपको मिलता है, उसको बोलते हैं राइट इन रैम। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ओनरशिप। ठीक है, आप अगर किसी चीज के ओनर हो तो मतलब आप उस चीज को इंडेफिनिट पॉइंट तक आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अनिश्चित काल तक आप यूज कर सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन आप पे नहीं होता है, अनरेस्ट्रिक्टेड होते हो कि आप उसको किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, कितने भी समय तक, कितने भी ड्यूरेशन, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक आप उसको होल्ड कर सकते हो, कैसे भी आप उसको डिस्पोज ऑफ करो, किसी भी तरीके से आप उसको यूज करो। ठीक है, इनडेफिनिट होता है। तो ये सारे राइट्स आपको मिल जाते हैं थ्रू द ओनरशिप। यानी ओनरशिप एक ऐसा राइट है जो आप अवेल करते हो अगेंस्ट द वर्ल्ड, यानी कि ये एक राइट एंड रैम होता है, इनडेफिनिट होता है इन पॉइंट ऑफ यूजर, अनरेस्ट्रिक्टेड होता है, कैसे भी आप उसको यूज करो, अनलिमिटेड होता है, कितने भी समय तक आप उसको अपने पास रखो। ये होता है आपकी ओनरशिप। ठीक है, अब ओनरशिप होती कितने तरीके की है? एक होती है कॉर्पोरियल ओनरशिप और इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। कॉर्पोरियल ओनरशिप क्या होती है? ये एक मटेरियल ऑब्जेक्ट की जो ओनरशिप होती है उसको हम कॉर्पोरियल ओनरशिप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे लैंड होगी, है ना, या बिल्डिंग हो गई, या कोई भी चीज जो कि लैंड से अटैच है, या कैटल्स हैं, उनको हम बोलते हैं कॉर्पोरियल ओनरशिप। इनकॉर्पोरियल ओनरशिप जो होती है
उसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो जैसे कॉपीराइट हो गए, है ना, पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, ये सब क्या है, इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। दूसरे टाइप की जो ओनरशिप होती है वो होती है सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप। सोल ओनरशिप जहाँ पे कि आप किसी भी चीज के अकेले ओनर हो, उसको सोल ओनरशिप बोलेंगे। को ओनरशिप जहाँ पे दो पर्सन एक ही चीज के ओनर होते हैं, उसको हम को ओनरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप। ठीक है, ट्रस्ट ओनरशिप मतलब जो कि एक पर्टिकुलर ट्रस्ट की जो ओनरशिप, ट्रस्ट हो गया या कोई भी ट्रस्ट हो गया। बेनिफिशियल जिसको कि आप बेनिफिशियरी बना रहे हो आप ट्रस्ट में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बेनिफिशियरी जो होगा वो बेनिफिशियल ओनरशिप उसकी होगी, उसको जो बेनिफिट ले रहा है वो बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा। फिर आता है वेस्टेड एंड कंटिंजेंट ओनरशिप। वेस्टेड ओनरशिप क्या होती है, जो कि उसी समय वेस्टेड होती है, ठीक है, ऑलरेडी अगर टाइटल परफेक्ट है उसी समय निहित होती है एट दैट टाइम, उसको हम वेस्टेड बोलेंगे। कंटिंजेंट जो किसी भी इवेंट पे डिपेंड करती है, मतलब जब टाइटल इम्परफेक्ट होता है और किसी भी इवेंट के होने या ना होने पे, यानी किसी पर्टिकुलर कंडीशन की फुलफिलमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट ओनरशिप। ठीक है, तो यहां से ये ओनरशिप वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपका आता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और सीधे सीधे आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा, ज्यादा नहीं तो। हाँ जी थोड़ा तो आ ही रहा है। मैम थोड़ा पूरा बहुत आ रहा है ना? तो भी सुन तो ले रहे हैं। ओके, अच्छा, फिर आता है आपका पोजीशन। पोजीशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे ना आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इससे। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पोजीशन पूछा जाता है, पर वेरी शॉर्ट भी इससे कई सारे बनते हैं। पोजीशन क्या होता है? देखो, वैसे तो पोजीशन को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस होता है ओनरशिप का। ठीक है, पोजीशन इज अ प्राइमा फेसी एंड एविडेंस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप का पहला एविडेंस है पोजीशन में। ये माना जाता है कि अगर कोई वस्तु आपके पोजीशन में है तो मतलब आप उसके ओनर हो। ठीक है, पोजीशन जो है, पोजीशन अगर किसी चीज का आपके पास है तो वो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होता है, एक्सेप्ट द रियल ओनर। रियल ओनर के अगेंस्ट में आपका राइट नहीं एग्जिस्ट करता है पोजीशन का, उसको छोड़ करके बाकी पूरे संसार के अगेंस्ट आपको पोजीशन का राइट मिला होता है, मतलब पोजीशन आपका है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब पोजीशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं? दो एलिमेंट्स होते हैं पोजीशन के अंदर। पहला होता है कॉर्पस पोजीशनिस, दूसरा होता है एनिमस पोजेसिडेंडाई। ये दोनों लैटिन टर्म है, कॉर्पस पोजेशनिस और एनिमस पोजेसिडेंडाई। कॉर्पस पोजेशनिस जो होता है ये फिजिकल कंट्रोल होता है, इसको हम फिजिकल कंट्रोल बोलते हैं ओवर अ थिंग। जैसे सपोज कोई की हो गई आपके हाथ में है ना, कोई और जगह हो गई वहां पे आप रह रहे हो, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से फिजिकल कंट्रोल हो गया। एनिमस पोजेसिडेंडाई जब आपका मेंटल कंट्रोल होता है किसी भी चीज पे, तब वो एनिमस पोजेसिडेंडाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है और आपने घर की जो चाबी है वो किसी और को दे दी, ठीक है, तो पोजीशन तो आपका ही है, मेंटल पोजीशन अभी आपका ही है, भले ही कि किसी और के पास है, बट मेंटली तो आपका है ना, मेंटल इंटेंशन या मेंटली आप वहां प्रेजेंट हो, मेंटल पोजीशन आपका है। वैसे तो पोजीशन भी है बट मेंटल पोजीशन है, क्योंकि अब वहां फिजिकली आप वहां प्रेजेंट नहीं हो, तो मेंटली आप वहां प्रेजेंट हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एनिमस पोजेसिडेंडाई। फिर आता है हाँ, इसमें ना केस लॉज इंपॉर्टेंट है, जैसे मैरी वर्सेस ग्रीन हो गया, ब्रिजेस वर्सेस हॉक्सवर्थ हो गया, ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। फिर अगेन कितने तरीके का पोजेशन होता है, तो जैसे आपने ओनरशिप में पढ़ा कि कॉर्पोरियल ओनरशिप होती है, इनकॉर्पोरियल होती है, सेम वैसे ही कॉर्पोरियल पोजेशन होता है मटेरियल ऑब्जेक्ट का, इनकॉर्पोरियल पोजेशन होता है जैसे कि कॉपीराइट हो गए उन सब का।
इमीडिएट पोजेशन और मीडिएट पोजेशन। इमीडिएट पोजेशन आपका डायरेक्ट पोजेशन होता है किसी भी चीज पे। मीडिएट पोजेशन मतलब इनडायरेक्ट पोजेशन होता है किसी के, मतलब कोई भी चीज आपके पोजेशन में नहीं है, आपने किसी को दे दी। जैसे मैंने अभी लॉक वाला एग्जांपल दिया था कि आपने घर को लॉक किया और किसी और के हाथ में चाबी दे दी, तो अब आपका क्या है, एक तरीके से इनडायरेक्ट पोजेशन है, या एजेंट के थ्रू आपका पोजेशन हो। डायरेक्ट में तो की भी आपके पास ही रहेगी, सब कुछ, सब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। फिर आता है पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ। पोजेशन इन फैक्ट को हम डी फैक्टो पोजेशन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज आपके कंट्रोल में है, लॉ के लीगली नहीं है बट नॉर्मली है, तो उसको हम पोजेशन इन डी फैक्टो बोल देंगे या पोजेशन इन फैक्ट बोल देंगे। पोजेशन इन लॉ, जब लॉ के थ्रू आपको रिकॉग्नाइज किया गया है कि हाँ भाई आपके पास पोजेशन होना चाहिए, उसको हम डी जोर पोजेशन भी बोलते हैं। फिर हाँ, इसमें कुछ लैटिन टर्म आते हैं जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ जस्ट और शाई। ठीक है, ये आपका वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, केस लॉज पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका पोजेशन। फिर आपके आते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ जो हैं, कई तरीके के सोर्सेज होते हैं। मटेरियल सोर्सेज भी होते हैं और आपका फॉर्मल सोर्सेज भी होते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ को वैसे तो मैं डिटेल में नेक्स्ट वाले उसमें बताऊंगी, बट यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो, आपका मटेरियल सोर्सेज में लीगल सोर्सेज आ जाते हैं और हिस्टोरिकल सोर्सेज आ जाते हैं। ठीक है, फॉर्मल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो जिनसे कि ये जो भी मटेरियल सोर्सेज है वो अपनी वैलिडिटी डिराइव करते हैं, उनको हम फॉर्मल सोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि आपका हो गया जो आपकी स्टैट्यूट बुक्स हो गए, है ना, और आपके जैसे कोर्ट्स के डिसीजंस हो गए, तो ये सब फॉर्मल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, मटेरियल सोर्सेज में लीगल सोर्सेज हो गए। लीगल सोर्सेज मतलब जिनके जो अथॉरिटेटिव होते हैं, जैसे कि आपका टेक्स्ट बुक हो गया, कमेंट्रीज हो गई, लॉ रिपोर्ट्स हो गई, ये आपके लीगल सोर्सेज हो गए। हिस्टोरिकल सोर्सेज में जो जूरिस्ट की जो राइटिंग्स हैं या फॉरेन जजमेंट्स हैं वो सब आ जाते हैं। लीगल सोर्सेज में कई सारी चीजें आती है, जैसे आपका लेजिस्लेशन हो गया, अथॉरिटेटिव है तो लीगल सोर्सेज भी हो गया ना, लीगल सोर्सेज में यहाँ है लेजिस्लेशन भी। प्रीसिडेंट है, कस्टमरी लॉ, कस्टमरी लॉ वो लॉ होता है जो कि कस्टम पे बेस्ड होता है। कन्वेंशनल लॉ, कन्वेंशनल लॉ जो कि एग्रीमेंट्स हो गए, लोकल लॉज हो गए या ट्रीटीज पे बेस्ड होते हैं, उनको हम कन्वेंशनल लॉ बोलते हैं। तो यहाँ लीगल सोर्सेज पढ़ने हैं, तो 3 मेन लीगल सोर्सेज पढ़ने हैं, लेजिस्लेशन, प्रीसिडेंट एंड कस्टम। अब पहले आते हैं कस्टम पे। कस्टम जो है ये मोस्ट एंशियंट सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है, सबसे पुराना सोर्स है कस्टम। कस्टम जो होती है मतलब कोई भी ऐसी एक प्रथा जो कि बहुत पुराने समय से चली आ रही हो, इमेमोरियल फ्रॉम द टाइम बीइंग हो, मतलब आपको याद भी ना हो कि कब से चली आ रही है, बहुत पुराने टाइम से जब कोई प्रथा चली आती है तो हम उसको बोलते हैं कस्टम। ठीक है, और वही प्रथा जब आगे चल के स्टैट्यूट के थ्रू रिकॉग्नाइज कर दी जाती है या लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज कर दी जाती है तो उसको हम बोलते हैं कस्टमरी लॉ। फॉर एग्जाम्पल हिंदू लॉ, हिंदू लॉ हमारा कस्टमरी लॉ है क्योंकि कस्टम से ही बना है। मुस्लिम लॉ या जितने भी पर्सनल लॉज हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कस्टमरी लॉज होते हैं। फिर आता है लेजिस्लेशन। ठीक, लेजिस्लेशन जो भी इनेक्टेड लॉज होते हैं या लेजिस्लेचर के थ्रू जो भी लॉज इनेक्ट किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं लेजिस्लेशन। जैसे आपका बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, तो या आपका सीपीसी हो गया, ये सब क्या है, आपके लेजिस्लेशन है। जो भी लॉज आप पढ़ रहे हो अभी भी, वो इन्वायरमेंटल लॉ है, ये लेजिस्लेशन के थ्रू इनेक्ट किए गए हैं, लेजिस्लेशन है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट होते हैं केस लॉज, मतलब जो सुप्रीम अथॉरिटीज के थ्रू या सुप्रीम कोर्ट्स के थ्रू जो केसेस डिसाइड किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट, और उनको ध्यान में रखते हुए जब डिसीजंस दिए जाते हैं तो वो प्रेसिडेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको 3 सोर्सेज पढ़ने हैं, बट एक एक सोर्स लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पढ़ना है। ठीक है, यस मैम। चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वाले क्लास से शुरू करेंगे।